My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे, हम सभी लोग चर्चा करेंगे ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के बारे में। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो वे कौन कौन सी विधियां हैं, वे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं या ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसी के बारे में आज की क्लास में, इस कक्षा में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जो ज्ञान प्राप्त करने का कार्य है वह अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य है। कठिन कार्य क्यों है? क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसमें हम सभी लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, कुछ सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं और उसी डेटा या उसी इन्फॉर्मेशंस की का जो हम एनालिसिस करते हैं और उसी डेटा या इन्फॉर्मेशंस या पदार्थों का एनालिसिस करके हम उसको ज्ञान के रूप में परिवर्तित करते हैं। और इसीलिए यह कहा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो डेटा होते हैं, जो प्रदत्त होते हैं, उन प्रदत्तों व सूचनाओं का जो प्रोसेसिंग होता है, जो प्रक्रम होता है, उससे प्राप्त आधारभूत तथा सार्थक जो कंक्लूजन्स निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं, वही जो है पार्ट्स ऑफ नॉलेज या ज्ञान के अंग होते हैं। हम सभी लोग या कोई भी प्राणी जब किसी एक विशेष परिस्थिति में उस विशेष परिस्थिति या सिचुएशन से संबंधित ढेर सारे डेटा को या ढेर सारे आंकड़ों को कलेक्ट करता है, उन प्रदत्तों या उन सूचनाओं का जब वो एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, तो उससे कुछ उसको इन्फॉर्मेशंस निकल के आती हैं। अर्थात जब हम कुछ डेटा, ढेर सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे और उन डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमें कुछ, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस आती हैं। और जब कई ढेर सारे इन्फॉर्मेशंस उस सिचुएशन से संबंधित हमको मिलती हैं या अनेक सूचनाएं मिलती हैं, तो अनेक सूचनाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, तो वह एक ज्ञान का रूप प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात अनेक इन्फॉर्मेशंस या अनेक सूचनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात हमको नॉलेज या ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया है, ज्ञान प्राप्त करने का जो एक्ट है, द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, वो कोई इजी कार्य नहीं है, बल्कि वो क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य है, कठिन कार्य है। कठिन कार्य क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति या उस संदर्भ में ढेर सारे आपको डेटास कलेक्ट करने हैं, फिर उससे कुछ इन्फॉर्मेशंस आएंगे, फिर ढेर सारे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने हैं और उन इन्फॉर्मेशंस के एनालिसिस करने के बाद ही हम नॉलेज या ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया जो है एक अत्यंत कठिन कार्य है, वो एक जटिल कार्य है, दैट इज डिफ़िकल्ट टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। और डेटा या आंकड़ों या प्रदत्तों को कलेक्ट करने का जो काम होता है वो किसी एक दिन दो दिन में नहीं हो जाता है, बल्कि उसमें बहुत ही अधिक समय भी लगता है। इसलिए यह क्या है, इट इज़ आल्सो अ टाइम टेकिंग टास्क, या समय साध्य कार्य भी होता है। तो इस तरह से देखा जाए, जो एक्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है या ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया है, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क एज वेल एज टाइम टेकिंग टास्क। अर्थात यह एक कठिन कार्य है, जटिल कार्य है और समय साध्य कार्य है। लेकिन ये जो भी नॉलेज को प्राप्त करने की जो एक प्रोसेसिंग होती है या प्रोसेस होता है या क्रिया होती है, वह पूरी की तरह से क्या होता है, लॉजिकल होता है। सो इट इज प्योरली लॉजिकल टास्क। यह एक कठिन कार्य है, जटिल कार्य है, समय साध्य कार्य है, लेकिन यह पूर्ण रूपेण क्या होता है, एक लॉजिकल टास्क होता है। यह पूर्ण रूपेण एक तार्किक कार्य होता है। सो वी कैन से दैट द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज अ डिफिकल्ट टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क, टाइम टेकिंग टास्क, but it is a purely
लॉजिकल टास्क है, पूरी तरह से तार्किक कार्य होता है या फिर पूरी तरह से यह लॉजिकल टास्क होता है। हमको चर्चा करना है कि ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं वह मुख्य रूप से 5 हैं, 5 टाइप्स है या 5 मेथड्स है ज्ञान प्राप्त करने के। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जो पहला विधि है दैट इज नोन एज पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड, या जिसको हम लोग कहते हैं वैयक्तिक अनुभव विधि। तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड या वैयक्तिक अनुभव विधि इसकी ज्ञान प्राप्त करने की पहली विधि मानी जाती है। सेकंड मेथड इज अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज या अधिकारिता विधि होती है। तीसरी विधि जानी जाती है निगमन तर्क विधि के नाम से और डिडक्टिव रीजनिंग मेथड। एंड द फोर्थ वन इज इंडक्टिव रीजनिंग मेथड या आगमन तर्क विधि। और पांचवें जो विधि है दैट इज नोन एज साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड या वैयक्तिक अनुभव विधि की, उसके बाद अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज या अधिकारिता विधि की, देन डिडक्टिव रीजनिंग मेथड, और उसके बाद इंडक्टिव, और लास्ट में हम सभी लोग चर्चा करेंगे साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि की। ये वैज्ञानिक विधि क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम सभी लोग पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड एंड अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड या फिर वैयक्तिक अनुभव विधि। ये वैयक्तिक अनुभव विधि या पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, वैयक्तिक अनुभव विधि या पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड अर्थात जो व्यक्ति है उसका अपना जो अनुभव होता है या पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है और उसके द्वारा जो वह ज्ञान को प्राप्त करता है वो होता है पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड्स के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान। जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड है, वैयक्तिक अनुभव विधि है, यह बहुत ही प्राचीन मेथड है। प्राचीन काल से ही हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने की जो सबसे प्राचीन स्रोत है या प्राचीन विधि है वो क्या है, वैयक्तिक अनुभव विधि है या पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड है। द ओल्डेस्ट सोर्स मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड। अर्थात प्राचीन काल में भी जो हमारे पूर्वज होते थे वे भी इस विधि के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति करते थे। वे कुछ अनुभव किया करते थे और वो जो अनुभव करते थे उसी के आधार पर वह कुछ कंक्लूड करते थे, कुछ नॉलेज फॉर्म करते थे या नॉलेज को क्रिएट किया करते थे। वैयक्तिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान या नॉलेज गेन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है वही पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड के अंतर्गत ज्ञान कहलाता है। और वैयक्तिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान करने में जो मददगार होता है वो होते हैं हमारे जो इंद्रियां होती हैं। जो हमारे इंद्रियां होती हैं, जो हमारे सेंसेस होते हैं, उन्हीं सेंसेस के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है नॉलेज की प्राप्ति करता है। इसलिए ज्ञानार्जन के साधन या ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है वे क्या है, इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक्सपीरियंस। मीन्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस गेन्ड थ्रू सेंसेस। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम नॉलेज को गेन करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड में। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे सेंसेस होते हैं या सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और इसी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा या इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो अनुभव करते हैं उसी के द्वारा हमको एक्सपीरियंशियल नॉलेज या अनुभवात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय या 5 सेंस ऑर्गन्स ही हमारी मदद करते हैं और जो कुछ भी हम इन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा अनुभव करते हैं उसी के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम अनुभवात्मक ज्ञान या एक्सपीरियंशियल नॉलेज का भी नाम देते हैं। और 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा व त्वचा। इसके बारे में आप सभी जानते हो, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के द्वारा जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज या अनुभवात्मक ज्ञान कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि आँख के द्वारा देखकर, कान के द्वारा सुनकर या श्रवण करके, नाक के द्वारा सूंघकर, जिह्वा के द्वारा चखकर और त्वचा के द्वारा स्पर्श करके हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बाय सीइंग थ्रू द आईज, आंखों के द्वारा देख करके, बाय हियरिंग थ्रू द ईयर्स, कानों के द्वारा सुन करके, श्रवण करके, बाय स्निफिंग थ्रू द नोज, नाक के द्वारा सूंघ करके, और बाय टेस्टिंग थ्रू द टंग अर्थात जिह्वा के द्वारा चख करके, एंड बाय टचिंग थ्रू द स्किन या
त्वचा के द्वारा स्पर्श करके हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान कहलाता है। और अनुभवों की लंबी श्रृंखला से जो प्राप्त सूचना होती है, जब उसकी बारंबार पुष्टि होती है तो वही सूचना ज्ञान बन जाती है। अर्थात जो कुछ भी हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जो वह लंबे समय तक वैसा ही हमारा अनुभव बना रहता है, उसकी एक श्रृंखला, उसकी एक सीरीज बनी रहती है। बारंबार वही हम अनुभव करते हैं जब अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, जब बार बार उसकी आवृत्ति होती है, बार बार वही ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तो बारंबार पुष्टि होने के बाद वह जो इन्फॉर्मेशन होती है, वह जो सूचना होती है, वो नॉलेज का रूप ले लेती है या ज्ञान का रूप ले लेती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लॉन्ग चेन ऑफ एक्सपीरियंस इज रिपीटेडली कन्फर्म्ड एंड दैट इन्फॉर्मेशंस बिकम्स नॉलेज। अर्थात जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, वह जब बारंबार उसकी पुष्टि होती है, जब वो लॉन्ग चेन ऑफ एक्सपीरियंस बन जाता है, अर्थात बार बार वही हमें अनुभव या बार बार वही हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती है, तो वह धीरे धीरे वह इन्फॉर्मेशन जो होती है नॉलेज का रूप या ज्ञान का रूप प्राप्त कर लेती है। लेकिन अब समस्या यह है कि जो हमारा एक्सपीरियंशियल नॉलेज होता है, अनुभवजन्य ज्ञान होता है, उसकी वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता का निर्धारण करना प्रायः कठिन कार्य होता है। क्यों वस्तुनिष्ठता? क्योंकि वस्तुनिष्ठ अर्थात वह ज्ञान जो सबके लिए क्या हो, समान हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, इसलिए इसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है, उसका निर्धारण करना बड़ा ही कठिन होता है। विश्वसनीयता अर्थात बार बार वही चीज़ हम जाने, उसमें वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अनुभव करने में डिफरेंस होता है, समय के साथ, काल के साथ, परिस्थितियों के साथ। साथ ही साथ जो वैधता का निर्धारण है वह भी एक कठिन कार्य होता है अनुभवजन्य ज्ञान के कंडीशन में। सो डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज इज ऑफन ए डिफिकल्ट टास्क। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा एम्पिरिकल नॉलेज है या एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को डिफाइन करना या ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को डिटरमाइन करना एक कठिन कार्य होता है। यदि किसी भी प्रकार से हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी को असेस कर लेते हैं, उसकी वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता का आकलन कर भी लेते हैं, लेकिन उसकी वैधता जो है हमेशा क्या होती है, एक संदिग्ध बनी रहती है कि क्या वास्तव में वह वैध है या नहीं है वैध है। इसीलिए जो है जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है या एम्पिरिकल नॉलेज है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी कुछ हो सकती है, रिलायबिलिटी कुछ हो सकती है। कैसे? यदि उसी चीज़ को प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर रहा है तो हम कहेंगे कि वह वस्तुनिष्ठ है, बार बार अनुभव कर रहा है तो हम कहेंगे विश्वसनीय है। लेकिन क्या वह वैध है या नहीं वैध है, इसकी जो है संदिग्धता हमेशा बनी रहती है। और इसी कारण से जो भी नॉलेज हम प्राप्त करते हैं उसमें कुछ समय के बाद उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। इवन इफ इन सम वे इट्स ऑब्जेक्टिविटी and reliability is assessed but its validity remains doubtful। तो ध्यान दीजिए, इसकी ऑब्जेक्टिविटी और इसकी रिलायबिलिटी को हम असेस तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी रिमेंस डाउटफुल, इसकी वैलिडिटी हमेशा डाउटफुल बनी रहती है। और इसी के कारण से यही वजह है कि आने वाले कुछ समय के बाद जो नॉलेज हम प्राप्त किए रहते हैं उसमें सुधार होता है, उसमें कुछ नया निकल कर आता है। और जब जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं उस ज्ञान में भविष्य में परिमार्जन हो सकता है, सुधार हो सकता है या बदलाव हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि उसकी जो वैलिडिटी है वह हमेशा डाउटफुल बनी रहती है। तो इस तरह से ज्ञान के स्रोत के रूप में वैयक्तिक अनुभवों को वर्तमान में मान स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है? क्योंकि हमने देखा कि इस प्रकार के ज्ञान में रिलायबिलिटी हो सकती है, ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वैलिडिटी नहीं होती है। तो इससे प्राप्त ज्ञान निम्न स्तर का ज्ञान कहलाता है। मीन्स जो ज्ञान प्राप्त के स्रोत के रूप में वैयक्तिक अनुभव है, वैयक्तिक अनुभवों के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह ज्ञान जो है मान स्वीकार नहीं किया जाता है वर्तमान समय में। और इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वह निम्न स्तर का ज्ञान कहलाता है। निम्न स्तर का ज्ञान क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी, इसमें रिलायबिलिटी, इसको डिटरमाइन करना बहुत ही कठिन होता है। और यदि हम कर भी लेते हैं ऑब्जेक्टिव और रिलायबिलिटी का डिटर्मिनेशन,
तो फिर भी इसकी वैलिडिटी हमेशा संदिग्ध बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान के रूप में वैयक्तिक अनुभवों को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता और इससे प्राप्त जो ज्ञान होता है वह निम्न स्तर का ज्ञान कहलाता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज आर नॉट करेंटली एक्सेप्टेड एज वैलिड एंड द नॉलेज गेन फ्रॉम दिस इज सेड टू बी ऑफ लो लेवल नॉलेज। तो लो लेवल नॉलेज हमको प्राप्त होता है पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड के द्वारा। व्यक्तिगत अनुभव किसी व्यक्ति की निजी जानकारी या सूचना के साधन तो हो सकते हैं, परंतु इन्हें मानव जाति के द्वारा अर्जित तार्किक ज्ञान भंडार में वृद्धि के साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए कि कहा जा रहा है कि जो व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष की निजी जानकारी हो सकती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, सूचनाएं हो सकती हैं। लेकिन ये उसके आधार पर हम यह कहना चाहें कि मानव जाति के द्वारा अर्जित तार्किक ज्ञान भंडार में इससे वृद्धि होती है, या मानव जाति के द्वारा अर्जित तार्किक ज्ञान भंडार में वृद्धि का एक साधन है, तो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है, जो उसकी वैधता है, हमेशा संदिग्ध बनी रहती है। और चूंकि इस प्रकार से जो प्राप्त ज्ञान होते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा, उसमें हमेशा परिमार्जन होता है, सुधार होता है, बदलाव होता ही रहता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैन बी a person's personal informations or means of informations, but these cannot be accepted as a means of increasing the logical knowledge acquired by mankind। अर्थात इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान को we cannot say the logical knowledge acquired by mankind। वह क्या हो सकता है? वह पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, या पर्सनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकल नॉलेज नहीं हो सकता है। अतः इस प्रकार के अनुभवों को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में केवल पहला कदम कहा जा सकता है। Therefore, such experiences can be called only the first step towards the attainment of knowledge। तो इस तरह से इस विधि के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के द्वारा, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ हम अनुभव करते हैं, उससे जो हम नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन्फॉर्मेशंस प्राप्त करते हैं, उससे हम कहेंगे कि ज्ञान प्राप्ति की क्षेत्र में पहला स्टेप है, पहला कदम है, ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम होता है। सच एक्सपीरियंसेस कैन बी कॉल्ड ओनली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। अर्थात ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम होता है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, या हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके द्वारा हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वो लो लेवल का या निम्न स्तर का ज्ञान कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे इससे थोड़ा सा हायर लेवल, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड मेथड, दैट इज अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज, या ज्ञान की अधिकारिता विधि। ये दूसरी विधि है, सेकंड मेथड है ज्ञान की अधिकारिता विधि या अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज। अब यहाँ जैसे नाम से यह स्पष्ट है, आप देखेंगे कि अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज या ज्ञान की अधिकारिता विधि, अर्थात किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब हम अथॉरिटेरियल या अधिकारिता पूर्ण नॉलेज प्राप्त करते हैं या इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं या उसका ओपिनियन प्राप्त करते हैं और उसको हम ज्ञान के रूप में परिमार्जित कर देते हैं, तो वो हम कह सकते हैं उसको अधिकारिता विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान। अर्थात श्रेष्ठ मान या जानकार व्यक्ति या संस्था या वस्तु के द्वारा दिए गए परामर्श, उत्तर या जानकारी को हम अधिकारिता मत या अथॉरिटी ओपिनियन कहते हैं। अर्थात जो हमारे समाज में जिनको हम श्रेष्ठ कहते हैं, जिसको हम मान्य कहते हैं, जिनको हम गणमान्य कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये नॉलेजफुल पर्सन है, जानकार व्यक्ति है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऑब्जेक्ट्स है, उसके द्वारा जो हमें परामर्श मिलता है या जो हमें जानकारी मिलती है, जो हमें उत्तर मिलता है, या उनके जो ओपिनियंस होते हैं, उसी ओपिनियन को हम कहते हैं अथॉरिटेटिव ओपिनियन या अधिकारिता मत। और इसके द्वारा जो ये अथॉरिटेटिव ओपिनियन या अधिकारिता मत होता है, उसी को हम ज्ञान प्राप्त करने की अधिकारिता विधि भी कहते हैं। तो श्रेष्ठ मान्य जानकार व्यक्ति, संस्था, वस्तु के द्वारा दिए गए परामर्श, उत्तर या जानकारी को अधिकारिता मत कहा जाता है। एवं इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने की जो ये मेथड है, जो ये विधि है, इसी विधि को हम अधिकारिता विधि कहते हैं। तो उपयुक्त मेथड के द्वारा या इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करने की जो हमारा मेथड है, विधि है, दैट इज नोन एज अथॉरिटेटिव मेथड या ज्ञान प्राप्त करने की अधिकारिता विधि।
The advice, answer or informations given by the best, valid or knowledgeable person, organization, thing is called authoritative opinion. And the method of acquiring knowledge in this way is called the authoritative method of knowledge. अर्थात जो भी हमें एडवाइस, आंसर्स, इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, किससे मिलते हैं? बाय बेस्ट, वैलिड एंड नॉलेजेबल पर्संस या ऑर्गेनाइजेशंस या थिंग, दैट इज नोन एज अथॉरिटी ओपिनियन. एंड दिस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज नोन एज अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करने की अधिकारिता विधि. जैसे हम लोगों ने बहुत ही ढेर सारे ज्ञान प्राप्त किए हैं इस विधि के द्वारा. जैसे देखिए, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? व्हाई डज अ लूनर इक्लिप्स? सूर्य ग्रहण क्यों होता है? ये सारे प्रश्न क्या हैं? इन प्रश्नों का जवाब जो है हमें किसी न किसी संस्था के द्वारा, किसी न किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है. चंद्र ग्रहण क्यों होता है? व्हाई डज अ लूनर इक्लिप्स हैपन? व्हाई डज अ सोलर इक्लिप्स हैपन? व्हाई डू फ्लड्स हैपन? बाढ़ क्यों आती है? व्हाई डज लाइटनिंग स्ट्राइक? या बिजली क्यों कड़कती है? ये ढेर सारे प्रश्न हैं. सूर्य ग्रहण क्यों होता है? भूकंप क्यों आता है? फ्रॉम विच डायरेक्शन डज द सनराइज? सूर्य जो है किस दिशा से उगता है? सूर्य जो है किस दिशा में अस्त होता है, किस दिशा में डूबता है? व्हाई डज एन अर्थक्वेक हैपन? व्हाई डज डायरेक्शंस फ्रॉम विच डायरेक्शन डज द सनराइज? किस दिशा से सूर्य अस्त होता है? इन विच डायरेक्शन डज द सनसेट? नदी की गहराई क्या है? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द रिवर? इन सारे जो प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है किसी न किसी संस्था के द्वारा, किसी न किसी श्रेष्ठ या गणमान्य व्यक्ति के द्वारा हमको बताए गए हैं और उसी को हम मान लेते हैं, वही हमारा ज्ञान कहलाता है उस फील्ड में. कि भूकंप क्यों आता है? सूर्य किस दिशा से उगता है? सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? ये ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, किसी न किसी संस्था के द्वारा किसी ने शोध किया है, किसी का अपना विज़न है, किसी का अपना व्यू है, और उन्हीं विज़न, व्यू या उनके रिसर्च के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिले हैं. इसके लिए जो संस्था होती है, जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, उनको हम अथॉरिटी कह सकते हैं और ये उनका मत है. और उसी मत को जब हम नॉलेज के रूप में उसको हम मान लेते हैं तो अथॉरिटेरियन नॉलेज हो जाता है. तो इस तरह से ये ढेर सारे प्रश्न हैं जो हमने ऊपर प्रश्न देखे, उससे रिलेटेड ढेर सारे उसी प्रकार के प्रश्न हैं जिसका उत्तर आदिकाल से व्यक्ति अपने वरिष्ठों से प्राप्त करता है. अर्थात जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सुपीरियर्स हैं, उन्हीं सुपीरियर्स के द्वारा, उन्हीं वरिष्ठों के द्वारा हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं. या जो संस्थाएं हैं उस फील्ड में काम कर रही हैं, उनके द्वारा हम इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं और उसी को हम क्या कर लेते हैं? एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी को हम कहते हैं कि यह ज्ञान है या नॉलेज है. सो फ्रॉम एंशिएंट पीरियड पीपल यूज्ड टू गेट आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस लाइक द अबव फ्रॉम देयर सुपीरियर्स. जो हमारे श्रेष्ठ हैं उनके द्वारा हमें प्रश्नों का उत्तर हमें, जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को जब बता देता है तो विद्यार्थी उसको एक्सेप्ट कर लेता है. क्लासरूम में जब कोई टीचर बताता है कि नहीं बेटा, सूर्य जो है वह पूरब से उगता है, सूर्य जो है वो पश्चिम में जो है डूबता है, या सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो उसको जो है एज इट इज विद्यार्थी स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और नोट कर लेता है, और उससे वही उसके लिए क्या हो जाता है? एक ज्ञान हो जाता है. तो उसे सही मानने या यथार्थ स्वीकार कर लेना ही क्या कहलाता है? अथॉरिटेटिव मेथड के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना. एंड एक्सेप्टिंग इट एज राइट, एक्सेप्टेड इट एज इट इज. तो क्या होता है कि हम अपने और ये विधि जो है गुरुकुल के समय से, जब गुरुकुल प्रथा थी, गुरुकुल प्रथा के समय से ही चली आई है कि जो हमारे वरिष्ठ होते हैं वे हमें जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आदिकाल से प्रथा चली आई है कि जो हमारे वरिष्ठ है, जो हमारे गुरु हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं, यथावत स्वीकार कर लेते हैं और वही हमारे लिए ज्ञान हो जाता है. सो फ्रॉम एंशिएंट पीरियड people used to get answers to many questions like they were from their superiors and accepting it as right, accepted it as it is. ठीक है, उसको हम सत्य और उसी तरह से स्वीकार कर लेते हैं. आदिकाल में उस समय यह माना जाता था कि कुछ वरिष्ठ, प्रबुद्ध व अनुभवी व्यक्तियों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने तथा अध्ययन, मनन व चिंतन करने का अधिक अनुभव होता है.
और जो ज्ञान प्राप्त होता है हमें अपने सुपीरियर से, अपने श्रेष्ठ से, उसको हम ऐसे नहीं स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि यह माना जाता है कि आज काल में, उस समय यह माना जाता था कि कुछ जो हमारे वरिष्ठ हैं, प्रबुद्ध हैं या अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको इस प्रकार की समस्याओं का उन्होंने सामना किया है, और इस प्रकार की समस्याओं का वे सामना करने के उपरांत उन्होंने उस समस्या पे क्या किया, अपना अध्ययन किया, मनन किया और चिंतन किया। तो अध्ययन, मनन और चिंतन करने के उपरांत उन समस्याओं का समाधान या उन समस्याओं से संबंधित नॉलेज उनको प्राप्त हुआ है, और इसीलिए उसको हम एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। In ancient times, it was believed that some seniors, enlightened and experienced persons have more experience to face such problems and to study, contemplated and think। तो ध्यान दीजिए कि एंशियंट टाइम से या आदिकाल से माना जाता है, आदिकाल में यह माना जाता था कि जो हमारे वरिष्ठ हैं, प्रबुद्ध हैं और या अनुभवी व्यक्ति हैं, सब सीनियर्स जो हैं, वे क्या हुए, उनको इन समस्याओं का उन्होंने सामना किया और उस पर उन्होंने अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, तब जाकर के उन प्रश्नों का समाधान या उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें प्राप्त हुआ है। इन एंशिएंट टाइम्स इट वाज बिलीव्ड दैट सम सीनियर्स, एनलाइटेंड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन have more experience to face such problems and to study, contemplate and think। और उसके प्राप्त जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जो उन्होंने ज्ञान हमें बताया, वह क्या हो जाता है, अथॉरिटेरियन नॉलेज हो जाता है। तो आदिकाल में उस समय यह माना जाता था कि वरिष्ठ, प्रबुद्ध व अनुभवी व्यक्तियों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने तथा अध्ययन, मनन व चिंतन करने का अधिक अनुभव होता है, एवं समुदाय उनके ज्ञान के बारे में एक स्पष्ट व स्वीकार धारणा बना लेता है। और जब वे अध्ययन, मनन, चिंतन करने के उपरांत जो बताते हैं या जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान के बारे में एक स्पष्ट और स्वीकार धारणा हमारा कम्युनिटी या हमारा समुदाय या समाज के लोग बना लेते हैं। सो एंड द कम्युनिटी मेक्स अ क्लियर एंड एक्सेप्टेबल एजम्पशंस अबाउट देयर नॉलेज। और वही जो नॉलेज होता है वो हमारे लिए अथॉरिटेटिव नॉलेज कहलाता है। तो परिणामतः उस प्रकरण विशेष पर उनकी जो राय है, उनकी जो बात है, वो बिना किसी अतिरिक्त चिंतन, मनन या परीक्षण के तत्कालीन समाज में यथावत सत्य के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। अर्थात जो हमारे सीनियर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उनके द्वारा जो अध्ययन, मनन, चिंतन करके ज्ञान की प्राप्ति की गई है, या उनकी जो ओपिनियंस थे, उसी राय या बात को बिना किसी अतिरिक्त चिंतन, मनन या परीक्षण के तत्कालीन समाज में यथावत सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। एज अ रिजल्ट देयर ओपिनियंस ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर वाज एक्सेप्टेड एज ट्रू इन द सोसाइटी विदाउट एनी एडिशनल कंटेम्पलेशन और एग्जामिनेशंस। कभी कभी इस प्रकार का ज्ञान एक पीढ़ी से अनेक भावी पीढ़ियों को लगभग यथावत स्थानांतरित होता रहता है। ध्यान दीजिए, क्या होता है कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर लिए हैं, जो बुजुर्गों के द्वारा जो हमें ज्ञान बताया गया है, जो जानकारियाँ दी गई, वह कई पीढ़ियों तक चलता है। तो इस प्रकार ज्ञान एक पीढ़ी से अनेक भावी पीढ़ियों को लगभग यथावत क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है, स्थानांतरित होता है। समटाइम्स दिस टाइप ऑफ नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू मेनी फ्यूचर जनरेशंस ऑलमोस्ट इनवेरिएबली। अर्थात उसमें बिना किसी अंतर के, बिना किसी परिमार्जन के वह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक या अनेक भावी पीढ़ियों तक क्या होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त ज्ञानार्जन की इस विधि का प्रयोग आज भी विशेषज्ञों की सलाह के रूप में मानव करता रहता है। यह जो विधि है, इस विधि के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान या उस मेथड का प्रयोग आज भी विशेषज्ञों, एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। ह्यूमन्स continue to use this method of acquiring knowledge used by their ancestors even today as the advice of expert। तो हम देखिए, जब कोई समस्या आती है तो हम एक्सपर्ट के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में अपने समाज के बुजुर्गों की सलाह लेते हैं। कहा जाता है कि यदि आपके पास कोई समस्या हो तो आप अपने परिवार में, अपने समाज के बुजुर्गों के पास जाइए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस या अनुभव अधिक होता है। तो इस तरह से अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त ज्ञानार्जन की जो यह मेथड है, अथॉरिटेरियन मेथड, ये विधि है, इस विधि का प्रयोग आज भी विशेषज्ञों की सलाह के रूप में हम सभी लोग करते हैं, इंसान करता है, मानव करता है। Humans continue to use this method of acquiring knowledge used by their ancestors even today as the advice of experts। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में हम आपको बताएं कि यदि परिवार में कोई समारोह होता है, तो उस समारोह में यदि कोई समस्या आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि अपने बुजुर्गों से सलाह लीजिए। ये शादी ब्याह में कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमेशा कहा जाता है कि अपने बुजुर्गों से सलाह लीजिए।
कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे किसी व्यंजन को बनाने के लिए जो नवगृहिणी होती है वे पाक शास्त्र की पुस्तक का उपयोग करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि जो पाक शास्त्र की पुस्तक है वह हमारे बुजुर्गों के द्वारा लिखी गई है, रचित की गई है, अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। यूजिंग अ कुक बुक बाय ए न्यू हाउसवाइफ टू प्रिपेयर अ डिश। और जो न्यू हाउसवाइफ है या नवगृहिणी है उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो कुक बुक को पढ़ती है, देखती है और उसी के द्वारा अपने व्यंजन बनाना सीख जाती है। या किसी शब्द के सही वर्तनी या हिज्जे जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, यूजिंग अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड। और जो डिक्शनरी होता है, शब्दकोश होता है, वह भी हमारे बुजुर्गों के द्वारा ही बनाया गया है। और हमें अभी जब हम लोगों को किसी वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग देखनी होती है, किसी शब्द का सही वर्तनी या हिज्जा देखना होता है, तो हम क्या करते हैं? डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं, शब्दकोश का प्रयोग करते हैं। और डिक्शनरी या शब्दकोश में जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम एज इट इज सत्य स्वीकार कर लेते हैं। या किसी सिद्धांत को समझने में अध्यापक की सहायता लेना, टेकिंग द हेल्प ऑफ टीचर्स टू अंडरस्टैंड द थ्योरी। क्लासरूम में जब कोई शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को कोई जानकारी देता है, कोई सिद्धांत को समझाता है, तो उसको भी विद्यार्थी एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सारी विधियां क्या हैं? अथॉरिटेरियन मेथड के एक उदाहरण हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर यह इंगित करना उचित है, वह आवश्यक होगा कि इस अधिकारिता मत के रूप में प्राप्त इस प्रकार के ज्ञान में समय समय पर व्यापक परिवर्तन होता रहता है। जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड के बारे में चर्चा किया था वही यहाँ पर भी है। जो अथॉरिटेरियन मेथड है वहाँ पर भी देखेंगे कि जो नॉलेज हमारे श्रेष्ठ जनों के द्वारा या बुजुर्गों के द्वारा बताए गए होते हैं, वो नॉलेज कोई परमानेंट नॉलेज नहीं होता है, बल्कि अधिकारिता मत के रूप में प्राप्त इस प्रकार के ज्ञान में समय समय पर व्यापक परिवर्तन होता रहता है, परिमार्जन होता रहता है। अर्थात इसकी भी वैलिडिटी नहीं होती है या कम होती है। बट हियर इट विल बी अप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट सच नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम अथॉरिटी मेथड और इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल ओपिनियन देयर इज अ वाइड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें भी क्या होता है? बहुत चेंजेस होते हैं, व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं समय समय पर। और इसीलिए कहते हैं कि जो इस प्रकार का ज्ञान होता है, इस विधि के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वह भी वैलिड नहीं होता है। इस कारण से एक समय में अर्जित इस प्रकार के ज्ञान को सदैव ही प्रमाणिक तथा ग्राह्य स्वीकार करना क्या होता है? कठिन होता है। फॉर दिस रीजन इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड एट अ टाइम एज ऑलवेज ऑथेंटिक एंड एक्सेप्टेबल। ये हमेशा के लिए क्या होता है? ऑथेंटिक और एक्सेप्टेबल नहीं होता है। यह सदैव ही प्रमाणिक तथा ग्राह्य स्वीकार करना इसको कठिन होता है, क्योंकि इस प्रकार से जो प्राप्त ज्ञान होते हैं उसमें भी समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में पहले यह माना जाता था कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या है? चपटी है और स्थिर है तथा सूर्य उसकी तरफ चारों तरफ क्या है? चक्कर लगाता है। परंतु आज इस बात को सत्य स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि आज ये स्वीकार किया जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वह जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही होती है, वह स्थिर नहीं है। अर्लियर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट एंड स्टेबल, बट टुडे दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड टू बी ट्रू। आज यह नहीं स्वीकार किया जाता कि हमारी पृथ्वी चपटी है और हमारी पृथ्वी स्थिर है, बल्कि आज हमें सभी लोग जानते हैं कि आज यह माना जाता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है, गोली पिंड है। चलिए, विशेषज्ञ भी तद समय तक अर्जित, स्वीकृत तथा स्थापित ज्ञान तथा प्रचलित परंपराओं के आलोक में अपना आधिकारिक मत प्रस्तुत करते हैं, जिनमें कालांतर में परिवर्तन और परिमार्जन होना संभव रहता है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी जो विशेषज्ञ होते हैं, जो कोई भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको उस समय तक, तद समय तक जो ज्ञान अर्जित होता है, जो अर्जित, स्वीकृत तथा स्थापित ज्ञान होता है तथा प्रचलित परंपराएं होती हैं, उसी के आलोक में, उसी के प्रकाश में वे अपना आधिकारिक मत प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए उसमें कालांतर में या जैसे जैसे समय बीतता है और जब और अधिक अर्जित ज्ञान आते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशन या और अधिक सूचनाएं उसके बारे में पता चलती है, तो उसमें परिवर्तन और परिमार्जन हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विशेषज्ञ के द्वारा जो हमें अर्जित ज्ञान होता है वह उस समय, अर्थात उनके समय तक, तद समय तक जो अर्जित, स्वीकृत व स्थापित ज्ञान होता है, प्रचलित परंपराएं होती हैं, उसी के आलोक में अपना अधिकारिता मत देते हैं और उसमें भविष्य में कालांतर में परिवर्तन और परिमार्जन होना संभव होता है। एक्सपर्ट आल्सो प्रेजेंट अथॉरिटेरियन व्यूज और डिसीजंस इन द लाइट ऑफ अर्न्ड
एक्सेप्टेबल एंड एस्टेब्लिश्ड नॉलेज एंड प्रिवेलिंग ट्रेडिशंस टिल देयर टाइम पीरियड, उनके समय तक जो भी अर्जित, स्वीकृत तथा स्थापित ज्ञान होती हैं, परंपराएं होती हैं, उसी के आलोक में या उसी के प्रकाश में वे जो है अपना मत देते हैं, एंड इन विच इट इज़ पॉसिबल टू चेंज एंड टू मॉडिफाई विद टाइम, और उसमें समय के साथ क्या हो जाता है, बदलाव या परिमार्जन संभव होता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने से ज्ञात होता है कि अनेक तथ्य, नियम और सिद्धांत अनेकानेक वर्षों तक मान्यता पाते हुए भी अंततः गलत साबित हुए और उन्हें ठुकराने के लिए विवश होना पड़ा था। जैसे हम लोगों ने अभी सूर्य और पृथ्वी का एग्जाम्पल देखा कि पृथ्वी हमारी स्थिर नहीं है, चपटी नहीं है, बल्कि हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इट इज नोन दैट मेनी फैक्ट्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इवन आफ्टर गेटिंग रिकॉग्निशन फॉर मेनी ईयर्स दे वर फाइनली प्रूव्ड रॉन्ग एंड फाइनली वर फोर्स्ड टू रिजेक्ट देम। और यही कारण है, उपयुक्त कारण से ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि को भी एक अत्यंत प्राचीन विधि के रूप में माना जाता है। जो अथॉरिटेटिव मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, यह भी क्या है, एंशियंट मेथड है, प्राचीन विधि है, और इस विधि की भी वैलिडिटी बहुत ही कम होती है। ड्यू टू द अबव रीजन दिस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज आल्सो नोन एज वेरी एंशियंट मेथड, क्योंकि एंशियंट टाइम में ऐसा ही होता था कि जो हमारे एक्सपर्ट्स, जो हमारे पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, वे जो कुछ भी कह देते थे उसी को हम सत्य मान लेते थे। लेकिन आधुनिक काल में यह जो विधि है इसको हम प्रमाणिक विधि या ऑथेंटिक मेथड नहीं कह सकते हैं। इस विधि को आधुनिक काल में नवीन ज्ञान की सृजन की प्रमाणिक विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से जो सेकंड मेथड है हमारा अथॉरिटेटिव मेथड, यह भी क्या है, यह प्रमाणिक विधि नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की। दिस मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड एज द ऑथेंटिक मेथड ऑफ ए क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन मॉडर्न टाइम्स। तो मॉडर्न टाइम में इस मेथड को हम ऑथेंटिक मेथड नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि इस मेथड के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उसमें भी परिमार्जन, परिवर्तन संभव होता है। तो इस प्रकार से यह मेथड भी क्या रहा, यह विधि भी एक प्राचीन विधि रही। जैसा कि हमारा पहला मेथड था पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड, उससे थोड़ा सा परिमार्जित है, लेकिन यह भी क्या है, एक एंशियंट मेथड है या प्राचीन विधि है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के अंतर्गत दो विधियां, द फर्स्ट वन पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड या वैयक्तिक अनुभव विधि के बारे में चर्चा किया, एंड सेकेंड वन दैट इज अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज या अधिकारिता विधि के बारे में चर्चा किया, ज्ञान प्राप्त करने की अधिकारिता विधि के बारे में चर्चा किया। अगली क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियोज में हम सभी लोग तीसरे, चौथे और पांचवें दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग मेथड, इंडक्टिव रीजनिंग मेथड एंड साइंटिफिक मेथड अर्थात निगमन तर्क विधि, आगमन तर्क विधि और वैज्ञानिक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर कीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन बहुमूल्य सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी वीडियो को देख सकें, सर्च कर सकें, ढूंढ सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से, विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। हम जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में, अगली कक्षा में अन्य विधियों को लेकर के, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करने की अन्य जो विधियां हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।